दोस्तों, मैं दीपक मौर्य, पंचशील क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ा था सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, सुरक्षित रहने के लिए हमें कौन कौन से सावधानियां बरतनी है, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, प्राथमिक उपचार के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करें और देख लें। दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्राथमिक चिकित्सा, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, कहीं भी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप घर पे ही हैं, अचानक किसी को चोट लग जाती है या फिर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है, तो सर्वप्रथम डॉक्टर वहां पे तुरंत उपस्थित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार कारखाने में या वर्कशॉप में अगर आप कार्य करते हैं, तो दुर्घटना हो जाने के बाद डॉक्टर उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए अचानक दुर्घटना या बीमार व्यक्ति को उपचार की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर के आने से पहले जो हम उपचार करते हैं बीमार व्यक्ति या घायल व्यक्ति को, वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। दोस्तों, ये प्राथमिक उपचार हमारे जीवन में जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए हमको ये देखना है कि हमें किस चीज की जरूरत है। पहले हम देखेंगे कि कौन सी बीमारी हुई है, कैसा दुर्घटना हुआ है, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। दोस्तों, यदि किसी बीमार व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति तुरंत या अचानक उसको दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अचेत हो जाता है वो आदमी, उसको कुछ ख्याल नहीं रहता है। कभी ऐसा होता है कि सर से ब्लड आने लगता है, कभी चोट लगने के कारण उसकी सांसें अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे सब विधियों में हम अलग अलग उपाय करते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो आइए, अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सांसें रुक जाती है तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और श्वसन की कौन सी, कृत्रिम श्वसन देने की कौन सी प्रक्रिया है, इन सब चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, क्योंकि कभी कभी चोट लगने के कारण मनुष्य या फिर किसी की भी सांसें रुक जाती हैं या फिर सांसें नहीं आती हैं, धीरे धीरे आने लगती हैं, सांस लेना नहीं बनता है। इसलिए इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि नहीं आती है तो उसको कैसे हम लाएं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं कृत्रिम श्वसन के बारे में। तो दोस्तों, कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रिसेप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दुर्घटना होने पर यदि व्यक्ति की सांसें रुकने लगती हैं, दोस्तों हमने पहले ही बताया, दुर्घटना होने पर किसी व्यक्ति की सांसें रुकने लगती हैं या अवरुद्ध हो जाती हैं, तो व्यक्ति को कृत्रिम बनावटी सांस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जो जरूरत पड़ती है जिसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम श्वसन देने की दो विधियां हैं, एक सिल्वेस्टर विधि है, एक शेफर विधि है। तो दोस्तों, हम इन सब विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और कैसे किए जाते हैं इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें भविष्य में कभी भी कहीं भी पड़ सकती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सिल्वेस्टर की विधि, सिल्वेस्टर विधि के बारे में, यानी कि सिल्वेस्टर मेथड के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, ये उपचार देने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ट्रेनी है वो घायल हो गया है, तो उसे उसके सर पे या फिर उसके किधर भी कोई बंधा हुआ चीज तो नहीं है, अगर बंधा है तो उसको खोल देना चाहिए, ठीक है। या फिर उसके कपड़े बहुत टाइट हैं तो उसको उतार कर रख देना चाहिए, ऊपरी कपड़े उसके हिस्से को उतार देने चाहिए। सबसे पहले रोगी के ऊपरी कपड़े को उतार कर चित लेटा देना चाहिए। दोस्तों, आपको फिगर में दिया गया है, देख लीजिए चित कैसे होता है, ठीक है। चित लेटा देना चाहिए तथा कंधे के नीचे तकिया देना चाहिए। दोस्तों, फिगर में देखिए, कंधे के नीचे तकिया लगा दिया गया है, देखिए दोस्तों, एरो के निशान से दिया गया है, कंधे के नीचे तकिया लगा देना चाहिए। रोगी के सिर के तरफ बैठकर, दोस्तों एक देखिए ट्रेनी, रोगी जो बीमार है, ट्रेनी जिसकी सांसें अवरुद्ध हो गई हैं, उसके सिर की तरफ एक और ट्रेनी अलग से बैठा हुआ है। चित्र नंबर 1 में देखिए,
सिर की तरफ बैठकर रोगी के दोनों हाथों को पीछे की तरफ लाकर कोहनियों को जमीन पर स्पर्श करना चाहिए। दोस्तों, जो चित्र दिया गया है उसमें देखिए, जो रोगी है उसको लेटा दिया गया है, उसके कोहनी के नीचे और उसके पीठ के नीचे एक तकिया रख दिया गया है। तकिया रखने के बाद जो रोगी का हाथ है उसको ऊपर की तरफ कर दिया गया है और उसको कोहनी को उसके जमीन से स्पर्श कर दिया गया है। दोस्तों, उसके बाद पुनः हाथ मोड़कर रोगी के छाती पर दबाना चाहिए। दोस्तों, चित्र नंबर 3 में आप देखेंगे कि रोगी के हाथ को मोड़कर उनकी छाती पर दबाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से रोगी के दबाने से जो है रोगी की सांस जो है अंदर से बाहर आती है, अंदर से जो हवा निकलने लगता है। ठीक है, रोगी के अंदर से हवा निकलने लगता है। दोस्तों, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, रोगी को लेटाने के बाद उसके कंधे के नीचे तकिया रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके सिर की तरफ एक ट्रेनी बैठेगा और उसके कुहनी को अच्छे तरीके से मोड़कर जमीन में सटाएगा। उसके बाद से हाथ को पुनः सीधा करने के पश्चात उसके हाथ को ऐसे मोड़ेंगे कि दोनों हाथ छाती से चिपक जाएगा। उसके बाद से तेजी से दबाएंगे। दोस्तों, तेजी से दबाएंगे। यह प्रक्रिया 10 बार करते हैं 1 मिनट में, 10 से 12 बार। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया 10 से 12 बार करते रहेंगे 1 मिनट में। प्रति मिनट में 10 से 12 बार करेंगे। दोस्तों, यह तब तक प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक कि स्वाभाविक सांस न आने लगे, स्वाभाविक सांस न आने लगे। दोस्तों, और हो सके तो उसके जीभ को रुमाल से साफ कर लेना चाहिए, उसके जीभ को रुमाल से साफ कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, हम सिल्वेस्टर विधि में देख लिए कि रोगी को सबसे पहले लेटा देना चाहिए। लेटाने के पश्चात उसके कंधे के नीचे तकिया रखनी चाहिए। तकिया रखने के बाद उसके हाथ को पीछे की तरफ कर देनी चाहिए और उसके कोहनियों को, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उसके कोहनियों को जमीन से स्पर्श करना चाहिए और पुनः हाथ मोड़कर रोगी के छाती पर उसके हाथ को दबाना चाहिए। दोस्तों, उसके छाती पर हाथ को दबाने से उसके अंदर की जो हवा है वो बाहर आएगी और जैसे ही छोड़ेंगे हम, वो फिर बाहर से हवा उसके अंदर जाएगी। ऐसे ही बार बार करते रहेंगे हम तो स्वाभाविक सांस आने लगेगी। तो तब तक यह प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक स्वाभाविक सांस न आने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी सिल्वेस्टर विधि के बारे में हम लोग समझ लिया। अब दूसरी विधि है, सेकेंड विधि, शेपर विधि। आइए दोस्तों देखते हैं शेपर विधि के बारे में। दोस्तों, शेपर विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसके द्वारा भी अवरुद्ध सांसें को सही किया जाता है। दोस्तों, शेफर्स मेथड, तो आइए देखते हैं शेफर्स मेथड क्या है। दोस्तों, आपको चित्र में दिखाया गया है, आप देखेंगे चित्र में कि कैसे किया जा रहा है ये प्रक्रिया। तो इससे पहले आप देखेंगे रोगी के ऊपरी कपड़े को पुनः, कोई भी अगर बीमार व्यक्ति है तो सर्वप्रथम उसके शरीर को साफ हल्का कर देना चाहिए। हल्का करने से आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर उसका शरीर पे कपड़ा ज्यादा है या फिर कहीं बंधा हुआ है तो उसके खून का संचार कम हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, रोगी के जो ऊपरी कपड़े हैं उसको हटा देने चाहिए। ठीक है, उतारने के बाद उसके आधे मुंह यानी कि गाल की तरफ उसको सर को गाल की तरफ करके और पेट की तरफ उसको सुला देना चाहिए। अर्थात जैसे चित्र में दिखाया गया आप देख लें, अर्थात उल्टा लेटा देना चाहिए उसको। ठीक है, उल्टा लेटाने के पश्चात उसके दोनों, रोगी के दोनों हाथों को शरीर की तरफ करवा देना चाहिए, शरीर की तरफ। ठीक है, अब रोगी के पीठ की तरफ बैठकर, दोस्तों अब रोगी के पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से पसलियों को दबाना चाहिए, दोनों हाथों से पसलियों को दबाना चाहिए। दोस्तों, पसलियों को दबाने से ये फायदा होगा कि उसके फेफड़े से जो हवा बाहर निकलती है। ठीक है, देखिए चित्र में दिखाया गया है आपको कि कैसे दबाने के पश्चात हवा बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसको दबाने के बाद हवा बाहर निकलेगी और जैसे ही दबाव हटाएंगे जो सांस है, हवा है, अंदर जाएगी।
जैसे सिल्वेस्टर विधि में हो रहा था वैसे ही इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो दबाव देने पर बाहर की तरफ हवा जाएगी और जैसे ही छोड़ेंगे सांस अंदर की तरफ जाएगी। तो यह प्रक्रिया प्रति मिनट में 10 से 12 बार करनी है। ठीक है, 10 से 12 बार करनी है और यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि स्वाभाविक सांस न आने लगे। दोस्तों, ये शेफर विधि और सिल्वेस्टर विधि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देख लीजिए कि शेफर विधि में क्या करना है। सर्वप्रथम देखेंगे हम कि रोगी के तन पे कोई ऐसा कपड़ा नहीं ना है, अगर कपड़ा है तो उसको उतार देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेट की तरफ उसको सुला देना चाहिए और उसका जो गाल है वो जमीन से टच हो और दोनों हाथ को शरीर की तरफ करवा देने चाहिए। और फिर उसके बाद रोगी के पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से पसलियों को दबाना चाहिए। दोस्तों, चित्र में देख लीजिए, पसलियों को दबाना चाहिए। ऐसे फेफड़े की हवा बाहर निकल जाती है। दबाव हटने पर सांस अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, और दबाव देने पर सांस बाहर की तरफ जाती है। तो ये ऐसे प्रति मिनट 10 से 12 बार ऐसे करना चाहिए। जैसे स्ट्रोक उसका होना चाहिए, 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, दबाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ठीक है, यह तब तक देना चाहिए दबाव जब तक कि उसको स्वाभाविक सांस न आने लगे। तो दोस्तों, ये प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा के कुछ भाग हैं। ठीक है, अगर सांस अवरुद्ध हो जाती है तो ये कार्य हमको करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ITI की ट्रेनिंग है, जो हम पढ़ाते हैं उसको आप नोट्स बनाकर पढ़िए। दोस्तों, एकदम आप अगर नोट्स बनाकर पढ़ते हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपको किसी भी टॉपिक की जरूरत कभी पड़ेगी तो आप नोट्स उठाकर देख लें। हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करें और पुनः जाकर फिर से दोबारा देख सकते हैं। समझ में नहीं है तो वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। और यदि आपको लग रहा है कि हम तेज पढ़ा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके और उसको नोट्स बनाते रहें दोस्तों। ठीक है, और प्राथमिक उपचार में कुछ प्रयोग होने वाले कुछ सामान है, उसको देख लीजिए आप। जैसे में प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त होने वाले सामान है, जैसे में देखिए पट्टियां हो गई। जो प्राथमिक उपचार का किट होता है, बॉक्स होता है, उसमें ये चीज रखी होती है। देखिए, पट्टियां हो गई, रुई, टिंचर आयोडीन, डिटोल, पोटेशियम परमैंगनेट, स्प्रिट, अमोनिया, मर्क्यूरोक्रोम, सोडा बाइकार्बन, सूंघने का नमक, APC, बर्नोल, जल जाने पर लगाते हैं, प्लास्टर दवाई वाला, जालीदार कपड़ा, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन, गिलास ड्रॉपर, स्ट्रेचर, आंख साफ करने का सामान आदि। दोस्तों, इतना चीज रहता है उसमें, इसमें सेफ्टी किट बॉक्स में ये सब चीजें रखी होती है और इन्हीं सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बाकी का जो प्रयोग किया जाता है हम बता ही दिए कि सांस अवरुद्ध होने पर क्या करते हैं। बाकी जितना भी परेशानी आएगी इन सब चीजों से कर लेंगे। यदि जल जाता है तब उसके लिए अलग से, साफ काट देता है उसके लिए अलग से। तो ऐसे ऐसे चीजों के लिए, अगर आपको चोट लग गया उसके लिए अलग से, कहीं ब्लड आने लगा उसके लिए, इन्हीं सब चीजों में से क्या करते हैं, उपचार कर लेते हैं डॉक्टर के आने से पहले। दोस्तों, आप सुने होंगे संज्ञा शून्यता, अगर नहीं सुने तो देख लीजिए संज्ञा शून्यता क्या होता है। दोस्तों, संज्ञा शून्यता, यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण रोगी अपने मस्तिष्क की चेतना खो देता है, यदि कोई आदमी बीमार हो जाता है या फिर उसको चोट लगने के कारण वो बीमार हो जाता है और उसको ख्याल ही नहीं रहता है कि वो कहाँ है, अर्थात वो अपनी चेतना खो दे और शरीर उसका अचेत अवस्था में आ जाए, मतलब उसको मारने पे, उसको बोलने पे, उसको डांटने पे उसको कुछ समझ में नहीं आए। ठीक है, तो उसे संज्ञा शून्यता कहते हैं। ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, यह रोग मुख्यतः रोगी को बिजली का करंट लगने से होता है। दोस्तों,
संज्ञा शून्यता की अवस्था तब होती है मुख्य रूप से जब रोगी को बिजली का करंट लग जाए तब, या फिर सिर में चोट लगने के कारण भी हो जाती है। और ऐसे होने से उसकी सांसें क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध होने से होता है, उसकी सांसें अवरुद्ध हो जाने से भी होता है। सांसें अवरुद्ध हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम दो विधि का इस्तेमाल करेंगे जिससे सांसें चलने लगेगी, सिल्वेस्टर विधि और शेपर विधि। ठीक है। अगर ऐसा नहीं किए आप तो क्या हो जाएगा, आदमी संज्ञा शून्यता हो जाएगा उसके साथ, यानी कि वो अचेत हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है। तो सांसें अवरुद्ध होने पर क्या करेंगे, कृत्रिम सांस देंगे उसको। ठीक है दोस्तों आपको बताया गया ये सब सारी चीजें, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, संज्ञा शून्यता और प्राथमिक चिकित्सा में कौन से सामान प्रयोग किए जाते हैं, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पंचशील क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पूरे चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों। आज जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और देख लें। धन्यवाद।